हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन में आज हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। ये सवाल अपकमिंग एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं एंड इन्हीं से आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस इस टॉपिक में से पेपर में आएंगे। तो आप सबके लिए ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सभी को हेल्प करने के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जिसका न्यू बैच 14 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। इस बैच की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको डेली 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ एग्जाम से पहले 100% सिलेबस कवर करने की हम श्योरिटी देते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स, आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, जहां पर आप अपने टीचर से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। साथ ही आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको तैयारी करने में और भी ज्यादा हेल्प हो सकती है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हम आपको देते हैं, जो कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से हैं, एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस पेपर में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी के साथ यहाँ पर 2 व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ, आप इन पर इजीली कॉल या मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही फ्री वीडियोस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। जैसे ही हम कंटेंट पर क्लिक करेंगे, आप देखोगे यहाँ पर कि बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश अलग अलग कोर्सेज हैं, जहां पर आपको यूनिट वाइज फोल्डर्स मिल जाएंगे, जो स्टूडेंट्स आपको हेल्प करते हैं फाइनल रिवीजन के लिए। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ आपको हम सभी स्टेट्स के पीवाईक्यूज एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि आप सबकी रिवीजन बहुत आसानी से होती रहे। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो कि कम समय में आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में जरूर मदद कर सकता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो रिसर्च एप्टीट्यूड के सिलेबस में आज का ये हमारा कंप्लीट टॉपिक है। इसमें हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि आपको एक आइडिया भी हो जाए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाए। इसी के साथ सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेप्स ऑफ रिसर्च का। ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि जो भी चरण होते हैं अनुसंधान के, शोध के जो चरण होते हैं, उसको सही क्रम में लिखिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि शोध समस्या की पहचान, लिसनिंग ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स अनुसंधान उद्देश्यों की सूची, कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का संग्रह, मेथडोलॉजी कार्यप्रणाली, डेटा एनालिसिस, डेटा विश्लेषण और रिजल्ट एंड डिस्कशन यानी कि परिणाम और चर्चा। अब इस क्वेश्चन को हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि इसी क्वेश्चन के बेस पर आगे के 2-3 क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखो, जब भी हम रिसर्च करते हैं, अब रिसर्च क्यों की जाती है? कोई हमारे पास प्रॉब्लम है, या रियल लाइफ में प्रॉब्लम है, या सोशल कोई प्रॉब्लम है, किसी भी फील्ड में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हम रिसर्च करते हैं। मान लीजिए कहीं पर कोई भूकंप आ गया, अनवांटेड बाढ़ आ गई, तो वो एक प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम क्यों हुई, इसके पीछे क्या कारण था, उसके सॉल्यूशन तक जाने के लिए हम रिसर्च करते हैं। बड़े बड़े रिसर्चर्स वहां पर रिसर्च करते हैं कि ये क्यों हुआ, क्या इसके पीछे रीजन था, और फिर वो बताते हैं कि हाँ, हम इंसान जो गड़बड़ कर रहे हैं उसकी वजह से हुआ, या कोई भी चीजें ऐसे हो सकती है। तो इसीलिए रिसर्च करने के लिए सबसे पहली चीज जो किसी पर्सन के पास होनी चाहिए, वो होती है एक प्रॉब्लम। अगर आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं होगी, तो आप ढूंढोगे क्या? तब तो रिसर्च होगी ही नहीं। तो सबसे पहले आपको रिसर्च के प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम तो बहुत सारी होती है, लेकिन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होता है? ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना होता है। अब प्रॉब्लम हमारे पास है, उस प्रॉब्लम से क्या क्या उद्देश्य हम निकाल सकते हैं, कैसे उसके सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। सो पहला स्टेप है ऑप्शन नंबर 1, दूसरा स्टेप है ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखने के बाद आपको पता चलता है कि आप कौन सा मेथड यूज करोगे। रिसर्च के बहुत से मेथड्स होते हैं, हमने ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया है, राइट? सो वो जो रिसर्च के मेथड्स है, उसमें से कौन सा मेथड उस कंडीशन पे बेस्ट सुटेबल होगा, वो ढूंढना जरूरी है। उस मेथड को सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर डेटा कलेक्ट करना है। उस मेथड, उस रिसर्च के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आपको जो भी डेटा चाहिए, जो भी रिकॉर्ड्स चाहिए, लोगों से इंटरव्यूज लेने पड़ सकते हैं कि उनके इसके बारे में क्या कहना है। तो ये सब के लिए डेटा कलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है डेटा कलेक्ट कर लिया। अब जरूरी तो नहीं है कि आप जो भी डेटा इकट्ठा कर रहे हो, जितने भी लोगों से इंटरव्यू ले रहे हो, वो सब बिल्कुल सही होगा। तो उस डेटा को कलेक्ट, मान लीजिए 100 लोगों से आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, 100 में से हो सकता है फाइनल आप 80 करो, 20 को रिजेक्ट कर दो। तो इसके लिए डेटा एनालिसिस भी जरूरी होता है। और रिजल्ट एंड डिस्कशन तो दिखती सी बात है कि सबसे अंतिम स्टेप ही होगा। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज 1, 2, 4, 3 एंड 5, 6।
ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। इतना डिटेल में मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसी पे बेस आगे क्वेश्चन आएगा। देखो, इसमें भी पूछा था ना स्टेप्स ऑफ रिसर्च करेक्ट सीक्वेंस, इसमें भी पूछा है रिसर्च के स्टेप्स का करेक्ट सीक्वेंस। चीजें वही है जो हमने यहाँ पर देखी, बस उसको लिखने का और पूछने का तरीका अलग है। ओके, तो सबसे पहले क्या स्टेप होगा? रिसर्च ऑफ सॉरी सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, यानी कि विषय आपको पता होना चाहिए। रिव्यू करेंगे लिटरेचर का, जो पुराने साहित्य हैं उनके बारे में पढ़ोगे। या फिर ये देखो, ये 3 जगह पर सेम ऑप्शन है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपका आंसर बी तो बिल्कुल नहीं होगा। आपने टॉपिक ढूंढ लिया, उसके बाद रिसर्च रिव्यू करोगे, लिटरेचर का रिव्यू करोगे। देखो, एक बार आपको टॉपिक मिल गया, टॉपिक का यहाँ पर मतलब है कि आपको ये पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। अब एक बार प्रॉब्लम मिल गई तो ऐसा तो नहीं है कि आपको लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, चलो इस पे सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और आप सीधा सॉल्यूशन ढूंढने लग गए। ये सबसे गलत चीज होती है। आपके सामने अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सोशल प्रॉब्लम या कोई भी बड़ी प्रॉब्लम, और एज एन रिसर्चर आप सोच रहे हो उसके बारे में रिसर्च करने का, तो सबसे पहले आपको रिव्यू करना है लिटरेचर का। आपको उस प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले जो भी रिसर्च हुई है उनको अच्छे से पढ़ना है, उनके बारे में अच्छे से स्टडी करना है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप ढूंढना चाह रहे हो उसका ऑलरेडी एक बेस्ट सॉल्यूशन किसी ने दे दिया हो, तब तो आपकी रिसर्च वेस्ट हो जाएगी, आपका समय, पैसा, एनर्जी सब वेस्ट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम आने के बाद आपको पढ़ना है कि इस प्रॉब्लम के बारे में आज तक किसी ने क्या-क्या सर्च किया है, क्या किसी ने इसके बारे में कुछ किया भी है या नहीं किया है। उसके बाद फिर डेटा को कलेक्ट करोगे, और जो भी आपने फाइंडिंग्स, जो भी आपके रिजल्ट आए हैं, फाइंडिंग्स का मतलब है रिजल्ट आया है, तो ये होगा लास्ट ऑप्शन। ओके, सो ये देखो सेम चीजें थी, बस पूछी डिफरेंट तरीके से गई थी। ओके, सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कभी भी पहला स्टेप हो ही नहीं सकता। और इसमें भी देखो, टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद डेटा इकट्ठा अगर कर लिया, और डेटा इकट्ठा करने के बाद, डेटा इकट्ठा एक दिन में तो होगा नहीं, 10, 12, 15 दिन मिनिमम ये मानकर चलते हैं छोटे से रिसर्च के लिए। उसके बाद फिर पुराने रिसर्च में देखोगे कि ये चीज़ें किसी ने की हैं या नहीं की हैं, तब तो आपका ये वाला समय बिल्कुल बर्बाद हो गया ना। इसीलिए इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। और इस वाले क्वेश्चन में फाइंडिंग्स यानी कि रिजल्ट हमेशा लास्ट में आता है, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत होगा। आई होप स्टूडेंट्स ये आप चीज़ें समझ रहे हो। सेशन पसंद आ रहा है, बेझिझक कोई डाउट है तो भी बता दीजिए। सेशंस पसंद आ रहे हैं तो मुझे मोटिवेट करने के लिए ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, एंड चाहते हो कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ तो भी मुझे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, अ गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम्स एट। अब देखो, हमने रिसर्च लिटरेचर के रिव्यू की बात की, शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा की बात की, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है जनरेटिंग रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेटिंग दोज क्वेश्चंस, कि अनुसंधान प्रश्न उत्पन्न करना, कि हमारे रिसर्च से रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चंस उठ सकते हैं, क्या-क्या क्वेश्चंस हम ढूंढ सकते हैं, उनको पहले अच्छे से समझना, और उन क्वेश्चंस को वैलिडेट करना कि ये बिल्कुल मान्य है। ये भी चीजें रिसर्च लिटरेचर के रिव्यू में आती हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, सीक्वेंशियल ऑपरेशंस इन साइंटिफिक रिसर्च। यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान, साइंस में कितने रिसर्च होते हैं, हर रोज नया एक रिसर्च होता है, तो साइंटिफिक रिसर्च में क्या स्टेप्स होंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। आंसर पर जाते हैं। तो पहला है कोवेरिएशन, सह भिन्नता, कि ऑलरेडी अगर इस चीज पे रिसर्च हो चुकी है तो हम ऐसा क्या करें कि वो थोड़ा अलग हो। एलिमिनेशन ऑफ सुपेरियस रिलेशंस, नकली का उन्मूलन संबंध, जर्नलाइजेशन सामान्यीकरण, और थियोराइजेशन सिद्धांतीकरण। तो ये होते हैं इसके स्टेप्स, याद रख लीजिए एज इट इज। एग्जाम में आना होगा तो इसमें से एज इट इज ही क्वेश्चन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स आर मोस्टली यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्चेस। अब देखो, होता क्या है,
रिसर्च में हमारे पास एक टॉपिक होता है सैम्पलिंग, नमूनाकरण जिसको बोलते हैं। सैम्पलिंग 2 टाइप की होती है, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अगले वीडियो में इस पे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगी। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर की बात की है। तो किस-किस रिसर्च में इसको यूज़ किया जाता है? सो इसको यूज़ किया जाता है सर्वे रिसर्च के दौरान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के दौरान और कोरिलेशनल डिज़ाइन बेस्ड रिसर्च के दौरान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको नोट कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस represents the most logical sequence in doing research। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, रिसर्च के दौरान सबसे वैलिड स्टेप्स जो है, लॉजिकल सीक्वेंस जो है वो आपको ढूंढना है। पहला हमने बताया आइडेंटिफाई करना है और रिसर्च के प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। यहाँ पर देखो आइडेंटिफाई ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है, सर्वे ऑफ रिसर्च डेफिनेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है, डिफाइनिंग रिसर्च वेरिएबल। सो वेरिएबल्स को कभी भी सबसे पहले डिफाइन नहीं किया जाता। और यहाँ पर रिसर्च के प्रॉब्लम का टर्म तो लिखा है लेकिन उसका सर्वे करने की बात की गई है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर इस स्टेप को 2 में बांटा गया है, आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, डिफाइनिंग पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग। तो पॉपुलेशन और सैम्पलिंग भी नहीं आता पहले, ठीक है। तो पहले स्टेप में हमेशा डिफाइन करते हैं रिसर्च के प्रॉब्लम को, उसके बाद हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना, परिकल्पना को रखा जाता है, उसके बाद परिकल्पना को टेस्ट किया जाता है और लास्ट में रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाता है, ठीक है। अब अनाउंस नहीं, रिजल्ट्स की रिपोर्ट बनाई जाती है। अब देखो हाइपोथेसिस क्या होता है, मान लीजिए एक प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो उस प्रॉब्लम को मैंने डिफाइन कर लिया, आइडेंटिफाई किया पहले तो, उसके बाद उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, डिटेल में लिख दिया कि ये प्रॉब्लम है मुझे जो लग रही है, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन हो सकता है। हम बोलेंगे अच्छा ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसका ये 2-3 सॉल्यूशन है, अगर एक भी अप्लाई हो जाए तो आंसर मिल जाएगा, इस प्रॉब्लम से बाहर हम दुनिया को निकाल सकते हैं। लेकिन अब होता है ना, हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का रास्ता आसान नहीं होता। तो ये क्या हो गया, ये हाइपोथेसिस हो गया। हमने परिकल्पना कर दी, मान लीजिए मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गई, मैं अपनी एक फ्रेंड के पास गई, उन्होंने मेरे को इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता बताया, फ्रेंड बी ने दूसरा रास्ता बताया, फ्रेंड सी ने तीसरा रास्ता बताया। मैंने बोला तीनों के रास्ते सॉल्यूशन तक जा रहे हैं, लेकिन इसके वाले फ्रेंड ए के वाले सॉल्यूशन में ये हो सकता है कि अगर बीच में गड़बड़ हो गई तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बी में ऐसा है, उसने खुद भी श्योरिटी नहीं दी मुझे, और सी का अच्छा रास्ता। तो ये हाइपोथेसिस थी, उन्होंने परिकल्पना हमें दे दी। अब उस परिकल्पना को टेस्ट करना कि कौन सा एग्जैक्ट में मैं फॉलो करूं, किसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो उस परिकल्पना को टेस्ट करना है, उसकी परीक्षण करना है, ठीक है। और उसके बाद परिणामों को रिपोर्ट करना होता है लास्ट स्टेप। सो आई होप स्टूडेंट्स ये सेशन आपको पसंद आया है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।